आइए इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी कहानी की गहराई में चलते हैं जो पछतावा के एक बहुत ही मशहूर किस्से को राजकाज और कूटनीति के एक मास्टर क्लास में पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इतिहास की किताबों में अक्सर कहानियों को बहुत सीधे और सरल तरीके से पेश किया जाता है ना, लेकिन सच हमेशा उससे कहीं अधिक जटिल और दिलचस्प होता है। तो सवाल ये है, क्या अशोक की शांतिवादिता वाकई कोई आध्यात्मिक या धार्मिक जागरण था, या फिर एक बेहद सोची समझी राजनीतिक चाल? आज के इस विश्लेषण में हम मौर्य साम्राज्य की उसी सदियों पुरानी कहानी को एक नए नजरिए से देखेंगे। सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की जो कहानी हम हमेशा से सुनते आए हैं, आज उसकी परतों को उधेड़कर देखेंगे कि आखिर इस बदलाव के पीछे का असली खेल क्या था। इस ऐतिहासिक बदलाव को समझने के लिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, मौर्य साम्राज्य का निर्माण और तलवार का वो शासन जिसने इसकी नींव रखी। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस विशाल साम्राज्य को खड़ा कैसे किया गया था। कौटिल्य की यथार्थवादी राजनीति, या जिसे हम रियल पॉलिटिक कहते हैं, उसी पर भरोसा करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बाद बिंदुसार ने अपनी असीम सैन्य शक्ति के बल पर साम्राज्य का तेजी से विस्तार किया। 321 से लेकर 268 ईसा पूर्व तक का ये सफर कोई मामूली सफर नहीं था, और सच कहें तो कोई भी इतना विशाल साम्राज्य रातों रात नहीं बन जाता। इसकी शुरुआती नींव बेहद आक्रामक और पूरी तरह से सैन्य प्रभुत्व पर ही टिकी हुई थी। फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, कलिंग की कसौटी। साम्राज्य का ये लगातार होने वाला सैन्य विस्तार कलिंग के युद्ध के मैदान में अपने सबसे खूनी चरम पर पहुंच गया था। इस विशाल भौगोलिक क्षेत्र को जीतने की कीमत क्या थी? 1 लाख से अधिक जानें। जरा सोचिए, इतनी भीषण तबाही और नरसंहार। और इसी घटना ने अशोक को अपने 13वें शिलालेख में उस प्रसिद्ध पश्चाताप की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया, जिसके बारे में हम सबने पढ़ा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है, एक गहरा भू-राजनीतिक संकट और साम्राज्यवादी नियंत्रण की ऐसी चुनौतियां जो इस पश्चाताप के पीछे छिपी थीं। कलिंग के बाद ऐसा नहीं था कि अशोक केवल दुख और पछतावा से भर गया था। असल में वो साम्राज्यवादी नियंत्रण के एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा था। उस समय का मौर्य साम्राज्य यूनानी प्रभाव वाले शहरों से लेकर जंगलों में रहने वाली अर्ध स्वायत्त जनजातियों तक फैला हुआ था। मान्यताओं और संस्कृतियों का एक बेहद जटिल बिखरा हुआ ताना बाना। मतलब सिर्फ युद्ध जीत लेना ही काफी नहीं होता, उस जीते हुए इतने बड़े इलाके को संभालना असली चुनौती होती है। और ये चुनौतियां मुख्य रूप से 3 गुना थी: अत्यधिक सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता, मीलों दूर तक फैले प्रशासन को संभालने का भारी तनाव, और सबसे बड़ी बात, वैधता का अभाव। एक इतना विशाल साम्राज्य जिसमें कोई आपसी जुड़ाव न हो और जिस पर केवल डर और सैन्य बल के दम पर शासन किया जा रहा हो, वो हमेशा बगावत और नागरिक संघर्ष के खतरे से जूझता रहता है। केंद्र से मीलों दूर बैठे प्रांतों पर सिर्फ ताकत के बल पर पकड़ बनाए रखना व्यावहारिक रूप से लगभग असंभव होता जा रहा था। ऐसे में जरूरत थी एक ऐसे समाधान की जो पूरे साम्राज्य को बांध सके, और यहीं से राजनीतिक रणनीति के रूप में धम्म का जन्म होता है। अब इस बात पर गौर करना बहुत दिलचस्प है कि धम्म असल में था क्या। ये कोई ऐसा धार्मिक ग्रंथ नहीं था जो व्यक्तिगत मोक्ष या पूजा पाठ की बात करता हो, बल्कि ये एक बेहद चतुर और गजब का राजनैतिक संविधान था, जिसे एक सामाजिक गोंद या सोशल एडहेसिव के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। अशोक ने बड़ी ही चालाकी से इसे किसी भी विशिष्ट धार्मिक कट्टरता से आजाद रखा। इन सिद्धांतों को पत्थर के स्तंभों पर उकेरा गया, ताकि ये पूरे साम्राज्य के नागरिकों के लिए एक सर्वमान्य सार्वभौमिक नैतिक संहिता के रूप में काम कर सके। इसे हम शासन का एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम कह सकते हैं। इसमें 12वें शिलालेख की सहिष्णुता, पशु बलि पर प्रतिबंध जैसी अहिंसा, बड़ों का सम्मान जैसी सामाजिक जिम्मेदारी, और 9वें शिलालेख के तहत निरर्थक कर्मकांडों का विरोध शामिल था। इन साझा नागरिक गुणों को बढ़ावा देकर अशोक ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां एक जैन आराम से अहिंसा का पालन कर सकता था और एक ब्राह्मणवाद का अनुयायी बड़ों का सम्मान कर सकता था। और सबसे खास बात, ये सब कुछ एक ही एकीकृत शाही पहचान के झंडे तले हो रहा था। समाज के हर वर्ग को एक साथ लेकर चलने का ये एक बेजोड़ मास्टर स्ट्रोक था। पर सवाल ये उठता है कि इतने बड़े साम्राज्य में ये नई व्यवस्था आखिर लागू कैसे हुई? आइए इस सॉफ्ट पावर के तंत्र को समझते हैं। ये तो तय है कि महज कोई विचार या विचारधारा अपने आप दूरियों की उस भयानक प्रशासनिक समस्या को हल नहीं कर सकती। जमीन पर कुछ तो ठोस करना ही होगा, है ना? इसलिए अशोक के शासन के 13वें वर्ष में धम्म महामत्त नाम के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। 5वें प्रमुख शिलालेख में इनका जिक्र है। कहने को तो ये अधिकारी जन कल्याण और न्याय की शिक्षा देने के लिए प्रांतों में भेजे गए थे, लेकिन वास्तव में ये विचारधारा का प्रचार करने वाले और साम्राज्य की पैनी नजर रखने वाले प्रहरी थे। मौर्य प्रशासन के इस ढांचे को ध्यान से देखने पर एक बेहद चतुर राजनीतिक चाल समझ में आती है। ये धम्म महामात्य स्थानीय गवर्नरों या वाइसरॉय के अधीन काम नहीं करते थे। वे उन्हें पूरी तरह दरकिनार करते हुए सीधे केंद्र सरकार यानी सीधे सम्राट को रिपोर्ट करते थे। यह दूर दराज के उन गवर्नरों पर सीधी लगाम कसने का एक शानदार तरीका था, जो सत्ता के नशे में भ्रष्ट हो सकते थे या बगावत कर सकते थे। एक तरह से इसी प्रशासनिक ढांचे ने साम्राज्य को अंदर से टूटने से बचा लिया।
इस पूरी रणनीति ने सॉफ्ट पावर की एक ऐसी विरासत तैयार की जिसने राजत्व यानी राजा होने के मायने ही पूरी तरह से बदल दिए। धम्म की इस नीति ने मौर्य साम्राज्य में सत्ता की पूरी तस्वीर ही बदलकर रख दी। अशोक ने खुद को देवानाम्पिय पियदेसी यानी देवताओं का प्रिय, जो सभी को स्नेह से देखता है, कहलवाया। उसने चक्रवर्ती या योद्धा राजा की उस पुरानी आक्रामक छवि को पूरी तरह त्याग दिया। उसकी जगह एक ऐसे पितातुल्य शासक की छवि गढ़ी गई जो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह देखता था। और पता है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? सत्ता की वैधता का जो भारी संकट खड़ा था वो हमेशा हमेशा के लिए सुलझ गया। जीत के दम पर शासन करना और धम्म के दम पर शासन करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यह पूरी तरह से सत्ता का एक वैचारिक बदलाव था। विजय पर आधारित जो सैन्य प्रभुत्व होता है वो हमेशा नाजुक होता है, कभी भी ढह सकता है। लेकिन परोपकारी शासन का नैतिक अधिकार बेहद स्थायी होता है। ये सिर्फ जबरदस्ती से काम निकलवाने से लेकर लोगों की सहमति और भरोसे की ओर बढ़ाया गया एक ऐतिहासिक कदम था। अब यहाँ सबसे पते की बात पर आते हैं। अशोक का धम्म कोई पूर्ण शांतिवाद की कमजोर नीति नहीं थी। इतिहास गवाह है कि अशोक ने अपनी सेना को कभी भी भंग नहीं किया, बल्कि प्राचीन दुनिया में ये सॉफ्ट पावर के इस्तेमाल का एक ऐसा अभूतपूर्व प्रयोग था जिसने इतिहास रच दिया। उसने अपनी ताकत को खत्म नहीं किया, बल्कि चतुराई से एक विचारधारा को ही अपनी ताकत बना लिया, ताकि उसका साम्राज्य अगले लगभग 50 वर्षों तक बिना किसी बड़ी बगावत के सुरक्षित रहे। ये पूरा विश्लेषण वाकई कई बड़े सवाल खड़े करता है। यदि तलवारों और खून खराबे पर बना साम्राज्य एक न एक दिन गिरना तय है, तो क्या साझा आदर्शों और सॉफ्ट पावर पर बना साम्राज्य वास्तव में अविनाशी होता है? सोचने वाली बात यह है कि कैसे कूटनीति और सॉफ्ट पावर का ये प्राचीन ब्लूप्रिंट आज भी हमारी आधुनिक भू राजनीति को आकार दे रहा है। क्या आज की महाशक्तियां भी हथियारों से ज्यादा अपने वैचारिक विमर्शों और नैरेटिव्स का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं? इतिहास का यह अध्याय सिर्फ अतीत नहीं है, बल्कि